हेलो, आज हम लोग क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट देखेंगे, जिसमें हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक में सबसे पहले हम लोग देखते हैं एटम। एटम किसको कहते हैं? वैसा पार्टिकल्स जो कि फ्री स्टेट में पाया तो नहीं जाता हो, लेकिन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। जैसे Na प्लस Cl2 इज गिवन आउट NaCl। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे 2 एटम देना पड़ेगा। जैसे ये Na है, ये Na क्या है? Na एटम है। तो अब आप लोग को ये चीज ध्यान रखना होगा कि किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल होता है वो उसके एक एटम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे Na है, Na क्या है? सोडियम एलिमेंट का सिंबल है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उसके एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आगे में 2 लिखा है तब जाके ये 2 एटम है किसका? सोडियम का। तो हम लोग बोल सकते हैं ये चीज, सिंबल ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट्स एन एटम of given element। अगर बात किया जाए यहीं पे सोडियम का, तो एग्जांपल के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं Na represents an atom of sodium। Na क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सोडियम के एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम लोग एटम का डिफिनीशन का अगर बात करें तो बोल सकते हैं एन एटम कांट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। ये फ्री स्टेट में पाया नहीं जाता, जब भी होता है तो कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। बट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। अब बताइए, जब कोई एलिमेंट रहता है तो उसके जगह में हम लोग क्या यूज करते हैं? एटम। वैसे ही जैसे ये कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? मॉलिक्यूल्स। तो हम लोग बोल सकते हैं सिंबल ऑफ एनी कंपाउंड, और कंपाउंड बोलिए या गैस बोलिए, गैस रिप्रेजेंट्स एन मॉलिक्यूल, रिप्रेजेंट्स ए मॉलिक्यूल, उसके एक मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट्स ए मॉलिक्यूल ऑफ गिवन कंपाउंड और गैस। वो जो कंपाउंड या गैस दिया हुआ है उसके सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये Cl2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्लोरीन मॉलिक्यूल्स जो होगा उसके सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे ही अगर बात किया जाए तो यहाँ अगर बात किया जाए रेडिकल्स, रेडिकल्स में कहने का मतलब ये हुआ जैसे SO4 पे 2- चार्ज स्पीशीज जो रहता है उसके केस में आयंस वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? आयंस। तो हम लोग बोल सकते हैं सिंबल ऑफ, जैसे यहां पे हम लोग कंपाउंड या गैस लिखे वहां पे यहां पे लिख सकते हैं सिंबल ऑफ रेडिकल्स रिप्रेजेंट्स एन या ए and ions of given radicals। जैसे ये SO4 2- है, ये सिर्फ और सिर्फ इसके एक आयंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसके? ये जो SO4 2- रेडिकल्स है उसके एक आयंस को। तो ध्यान ये रखना है कि किसी भी एलिमेंट का सिंबल उसके एक एटम को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी कंपाउंड का सिंबल उसके एक मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है, और किसी भी रेडिकल्स का सिंबल उसके एक
आयंस को रिप्रेजेंट करता है। कोई डाउट है? अब देखिए आगे हम लोग कैलकुलेट थोड़ा सा एक चीज सीख लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। किसका कैलकुलेशन? नंबर ऑफ एटम्स। किसमें? किसी भी मॉलिक्यूल्स में। जैसे मॉलिक्यूल्स यहां पे दिया हुआ है H2SO4। H2SO4 के केस में अगर हम लोगों को नंबर ऑफ एटम्स का बात किया जाए, किसका? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन एटम का बात किया जाए, नंबर ऑफ H एटम, तो हम लोग बोल सकते हैं यहां पे 2 है। अगर बात किया जाए नंबर ऑफ सल्फर एटम का, तो सल्फर का कितना एटम है? 1 है। अगर बात किया जाए नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम का, तो ऑक्सीजन का एटम जो है वो 4 है। ये कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को नंबर ऑफ एटम्स आना चाहिए। अगर टोटल नंबर ऑफ एटम्स का बात करेगा तो सबको जोड़ के लिख देंगे 7। जैसे एक इस ढंग का कोई फॉर्मूला है Al2CO3 का होल 3। इसके केस में अगर नंबर ऑफ एल्युमिनियम एटम का बात किया जाए तो इसके केस में एल्युमिनियम का 2 एटम है। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम का बात किया जाए तो कार्बन का यहां पे 3 एटम है। अगर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम का बात किया जाए तो अब समझिए बात को, यहां पे ये 3 था, यहां पे ये 3 है और ये 3, तो 3 3 जा 9। इस ढंग से निकलता है। अब कहीं कहीं पे आप लोग देखे होंगे जैसे Na2SO4 10H2। इसके केस में अगर नंबर ऑफ एटम्स का बात किया जाए तो नंबर ऑफ सोडियम एटम Na एटम, Na का कितना एटम है? यहां पे 2। अगर बात किया जाए यहीं पे सल्फर एटम, तो सल्फर का कितना एटम होगा? तो ध्यान दीजिए यहां पे सल्फर सिर्फ और सिर्फ 1 है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो दैट मींस समझना है कि वो 1 है। अगर ऑक्सीजन का एटम का बात किया जाए H2, अगर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम का बात किया जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे? देखिए यहां पे 4 है ऑक्सीजन का एटम, ठीक है, प्लस अब देखिए डॉट 10H2 मतलब क्या? 10 हाइड्रेट्स ऑफ वाटर है। तो यहां पे ये जो 10 आगे में लिखा हुआ दैट मींस 10 एटम है। किसका? ऑक्सीजन का, प्लस 10। अगर यहीं पे बात किया जाए हाइड्रोजन एटम का, तो हाइड्रोजन नीचे क्या है? 2 और 10 2 जा 20 एटम। समझ में आया? इसी ढंग से हम लोग नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करते हैं। अब कुछ बेसिक और पता होना चाहिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है, प्रोटॉन कैसे निकलता है, वो पता होना चाहिए। जैसे ये सोडियम है, इसके नीचे भी एक नंबर रहता है, ऊपर भी नंबर रहता है। जैसे यहां 11 है, यहां 23 है, तो ये जो 11 है इसी को हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं Z से। और ऊपर जो नंबर है इसी को कहते हैं मास नंबर, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं A से। ये पता होना चाहिए। कंफ्यूजन होता है कि एटॉमिक नंबर A से स्टार्ट होता है लेकिन Z से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर M से स्टार्ट होता है लेकिन इसको A से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज ध्यान रखना होगा। अब आप लोग से इसमें पूछे कि सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो ध्यान ये रखना है कि हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके लिए? फॉर न्यूट्रल स्पेसीज। न्यूट्रल स्पेसीज कहने का मतलब क्या? जिसपे कोई चार्ज नहीं हो। अगर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज आ जाए तो वो आयंस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग न्यूट्रल स्पेसीज के बारे में देखते हैं। तो न्यूट्रल स्पेसीज के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकलता है वो कैसे निकलेगा? तो हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जो कि हमेशा इक्वल होता है Z के। Z कहने का मतलब एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। लेकिन अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का बात किया जाए तो न्यूट्रॉन जो होता है वो हमेशा होता है A - Z। तो हम लोग बोल सकते हैं
मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अब एक चीज और होता है, क्या? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स हमेशा जो होता है वो मास नंबर के इक्वल होता है। अब देखिए ये क्या होता है न्यूक्लियॉन्स। जैसे जो इंडिया में रहता है वो इंडियन, जो बिहार में रहता है बिहारी, उसी ढंग से जो न्यूक्लियस में रहता है, न्यूक्लियर पार्टिकल्स, उसी को क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि कोई भी जो एटम है उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और आउटसाइड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन होता है। तो न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को ही हम लोग कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स, जो कि हमेशा इक्वल होता है किसके? मास नंबर के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? मास नंबर के इक्वल होता है। तो हम लोग अगर सोडियम के केस में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ Na के केस में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का बात किया जाए तो कितना होगा? तो इलेक्ट्रॉन 11 होगा। प्रोटॉन कितना होगा? तो प्रोटॉन भी 11 होगा। न्यूट्रॉन कितना होगा? 23 माइनस 11, दैट मींस इक्वल टू 12। अब न्यूक्लियॉन्स इक्वल टू कितना होगा? न्यूक्लियॉन्स इक्वल टू कितना होगा? तो हम लोग इसमें बोल सकते हैं डायरेक्ट 23 बोलिए, या यहीं से आप लोग बोल सकते हैं 12 प्लस 11। अब अगर किस बात किया जाए ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16। इसके केस में अगर इलेक्ट्रॉन का बात किया जाए कितना होगा? तो इलेक्ट्रॉन 8 होगा। प्रोटॉन कितना होगा? प्रोटॉन भी 8 होगा। और न्यूट्रॉन का बात किया जाए तो न्यूट्रॉन 16 माइनस 8 इक्वल टू 8। न्यूक्लियॉन्स का अगर बात किया जाए तो 16 होगा। अगर किसी का भी निकालने के लिए कह दे, जैसे कैल्शियम 20 40, इलेक्ट्रॉन 20, प्रोटॉन 20, न्यूट्रॉन 40 माइनस 20, दैट मींस 20। अब लेकिन किसी भी मॉलिक्यूल्स के केस में, जैसे यहाँ पे H2O है, इसके केस में इलेक्ट्रॉन कितना होगा? प्रोटॉन कितना होगा? न्यूट्रॉन कितना होगा? तो H2O के केस में ध्यान रखना होगा कि हाइड्रोजन 1 होता है, ऑक्सीजन 8 16 होता है। तो इसके केस में हाइड्रोजन का 2 एटम है तो 2 into 1 एक इलेक्ट्रॉन, प्लस ऑक्सीजन का एक एटम है 1 into 8, तो यही जो आएगा 10, ये आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसके केस में? न्यूट्रल स्पेसीज के केस में। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का बात किया जाए तो पता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो इसके केस में, हाइड्रोजन के केस में निकालिए, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 1 माइनस 1 0, तो 2 इंटू क्या लिखेंगे? 0। ये 0 कहां से आया? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो हाइड्रोजन के केस में 0 होता है, प्लस। अब बात किया जाए ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन के केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? तो 16 माइनस 8, और कितना एटम है? 1, तो 1 इंटू 8, यही कितना होगा टोटल? ये एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0, तो ये सिर्फ और सिर्फ 8। अगर बात किया जाए यहाँ पे CO3 का, या किसी भी मॉलिक्यूल्स को आप लोग, किसी भी मॉलिक्यूल्स का आप निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कैल्शियम का होता है 20 40, कार्बन का होता है 6 12, और ऑक्सीजन का होता है 8 16। तो अगर इलेक्ट्रॉन का बात किया जाए CaCO3 के केस में, तो इलेक्ट्रॉन बताइए, कैल्शियम का एक एटम है तो 1 इंटू 20, प्लस कार्बन का कितना एटम है? तो कार्बन का भी एक एटम है तो 1 इंटू 6, प्लस ऑक्सीजन का कितना एटम है? तो ऑक्सीजन का 3 एटम है तो 3 इंटू 8। यही जब कैलकुलेट कीजिएगा तो यही आएगा 50। अगर बात किया जाए प्रोटॉन का तो वो भी कितना होगा? 50।
लेकिन अगर बात किया जाए न्यूट्रॉन का, तो न्यूट्रॉन कितना होगा? कैल्शियम का एक एटम 1 इंटू 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20, प्लस क्या कार्बन का एक एटम, तो 1 इंटू 12 माइनस 6, प्लस ऑक्सीजन का 3 एटम 3 इंटू 16 माइनस 8 दैट मीन्स इज इक्वल टू ये भी कितना 50। तो इस ढंग से किसी भी मॉलिक्यूल्स का या किसी भी एटम का हम लोग आसानी से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। अगर अब बात किया जाए डिफिनीशन में किसका? एटॉमिक नंबर का। तो एटॉमिक नंबर के केस में हम लोग डिफिनीशन में क्या बोलते हैं कि एटॉमिक नंबर किसी भी एटम का, देखिए जैसे यहां पे हम लोग डिफाइन करके लिख देते हैं किसका? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की डिफिनीशन में यही बोलना है कि द नंबर ऑफ क्या? प्रोटॉन present in the nucleus of given element, जो एलिमेंट दिया हुआ है या गिवन एटम, उस एटम के न्यूक्लियस में जितना क्या है? प्रोटॉन है, उसी को हम लोग बोलते हैं नोन एज एटॉमिक नंबर। किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो उस एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन प्रेजेंट होता है उसी को कहते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर। ध्यान रखना है कि एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट जो होता है वो दूसरा चीज होता है, वो आगे बताएंगे। अब देखिए आगे जो मास नंबर होता है, मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन ही क्यों लिखे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो लिख सकते थे। इलेक्ट्रॉन नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि अभी जस्ट बताए हैं कि कोई भी एटम है उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आउटसाइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो आगे देखेंगे आयंस के केस में कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो चेंज करेगा लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर चेंज नहीं करता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्रोटॉन यूज करते हैं। अगर मास नंबर का बात किया जाए तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं उसका मास क्या होता है? टोटल सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का सम। तो ये बोल सकते हैं द सम ऑफ किसका? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन in the nucleus of given atom known as, क्या बोलेंगे? मास नंबर। अगर मास नंबर का बोला जाए किससे रिप्रेजेंट करते हैं मास नंबर को, तो मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। अब देखिए आयंस के केस में, आयंस के केस में क्या होता है वो देखिए। सबसे पहले ये समझिए कि आयंस कहते किसको हैं? वह कोई भी चार्ज स्पेसीज जो होता है उसी को आयंस कहते हैं। जैसे SO4 2 माइनस, OH माइनस, NH4 प्लस, Na प्लस, Ca2 प्लस। इस ढंग से कोई भी चार्ज स्पेसीज आ जाए Cl माइनस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयंस। तो अगर आयंस का डिफिनीशन पूछा जाए तो डायरेक्टली बोल सकते हैं चार्ज्ड स्पीसीज नोन एज आयंस। अब ये आयंस दो टाइप का होता है, एक होता है केटायन और दूसरा होता है एनायन। केटायन किसको कहते हैं? पॉजिटिवली चार्ज
स्पेसीज, जो पॉजिटिव चार्ज जिस पे हो उसको कहते हैं कैटायन। एनायन किसको कहते हैं? निगेटिवली चार्ज स्पेसीज को हम लोग कहते हैं एनायन। ये ध्यान रखना होगा। कैटायन पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज एनायन। Cl माइनस एनायन, SO4 2 माइनस एनायन, OH माइनस एनायन, NH4 प्लस कैटायन, Na प्लस कैटायन, Ca2 प्लस कैटायन। अब ध्यान रखिए, देख दीजिए कि कैटायन के या एनायन के केस में न्यूट्रल स्पीशीज के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंजिंग होगा, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का चेंजिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बाहर से आसानी से निकल सकता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चेंज नहीं होता है। इसके केस में अगर जैसे है Na+ के केस में अगर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कहेगा तो कैसे निकालेंगे? तो Na का जो एटॉमिक नंबर होता है 1123, दैट मींस 1123। तो इसके केस में इलेक्ट्रॉन कितना निकलेगा? ये जो 11 है वो 11, और जितना पॉजिटिव चार्ज दैट मींस उतना इलेक्ट्रॉन उससे निकल रहा है, उतना इलेक्ट्रॉन उससे निकल रहा है, दैट मींस -1 इज इक्वल टू 10। लेकिन प्रोटॉन जो होगा वो कितना होगा? 11। न्यूट्रॉन जो होगा वो कितना होगा? 23 - 11 इज इक्वल टू 12। अगर बात यहीं पे किया जाए Ca2+ का, तो इसके केस में इलेक्ट्रॉन Ca का क्या होता है? 20 40, एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40। इसके केस में इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो कितना निकलेगा? अब बताइए, 20 2 पॉजिटिव चार्ज है, दैट मींस 2 इलेक्ट्रॉन वहां से निकल रहा है। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना इलेक्ट्रॉन वहां से निकल रहा है। जब उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो 20 और -2, दैट मींस 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन Ca2+ आयन। अगर प्रोटॉन का बात किया जाए तो वो 20 होगा, न्यूट्रॉन का बात किया जाए तो 40 - 20 दैट मींस 20 होगा। अगर बात किया जाए Cl- के केस में, तो Cl- के केस में अगर इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो बताइए, इलेक्ट्रॉन Cl का होता है 17 35। अब बताइए इलेक्ट्रॉन कितना होगा? इलेक्ट्रॉन 17, जितना निगेटिव चार्ज उतना इलेक्ट्रॉन उसमें आ रहा है, दैट मींस +1। ये हुआ 18। प्रोटॉन कितना? तो प्रोटॉन 17 ही, और न्यूट्रॉन का बात किया जाए तो 35 - 17 दैट मींस 18। मोल कॉन्सेप्ट अभी हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। सबसे पहले ये जो मोल वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है। ये मोल वर्ड का क्या मतलब होता है? नॉर्मल लाइफ में हम लोग मोल का बहुत सारा तेल वगैरह जानते हैं, ये सब मोल का मतलब जानते हैं, लेकिन ये मोल जो है 6.02 into 10⁻23 इतने बड़े नंबर के समूह को बोला जाता है मोल। एक फिजिकल क्वांटिटी है क्या? मोल। क्या? 6.02 into 10⁻23 इतने बड़े फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं मोल। इसको केमिस्ट्री में इसलिए यूज करते हैं ताकि कैलकुलेशन वगैरह बहुत, जैसे यहाँ पे एटम्स का बात आएगा, मॉलिक्यूल्स का बात आएगा, तो किसी भी एलिमेंट में देखा जाएगा मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एटम्स होता है, तो बड़े बड़े नंबर्स को डील करने के लिए ये मोल का कॉन्सेप्ट है। ये केमिस्ट यूनिट है, ये केमिस्ट का यूनिट है। केमिस्ट किसको कहते हैं? जो केमिस्ट्री जानता है, केमिस्ट का यूनिट है, जिसके हेल्प से हम लोग किसी का भी नंबर कैलकुलेट करेंगे, किसी भी पार्टिकल्स का नंबर कैलकुलेट करेंगे, उस पार्टिकल्स का मास कैलकुलेट करेंगे, उस पार्टिकल्स का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। जैसे आप देखे होंगे केजी से सिर्फ और सिर्फ क्या कैलकुलेट करते हैं? मास। जैसे देखे होंगे लीटर से क्या कैलकुलेट करते हैं? वॉल्यूम। लेकिन ये केमिस्ट्री का ऐसा टर्म है जिसके हेल्प से हम लोग केमिकल पार्टिकल्स का नंबर भी कैलकुलेट करेंगे, मास भी कैलकुलेट करेंगे और वॉल्यूम भी कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं मोल्स के बारे में। क्या बोल सकते हैं? मोल इज ए
chemist unit which is used to measure number, mass and volume of any chemical species. केमिकल स्पेसीज कहने का मतलब क्या हुआ? एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। किसी भी केमिकल स्पेसीज का एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स का बात करते हैं क्या? मोल। तो ध्यान ये रखना है कि मोल के हेल्प से हम लोग किसी भी केमिकल स्पेसीज का एटम्स कैलकुलेट कर सकते हैं, आयंस कैलकुलेट कर सकते हैं और मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करेंगे। किसका? किसी भी केमिकल स्पेसीज का। अब देखिए ये जो टर्म है 6.02 × 10⁻23 इसको एवोगाड्रो साहब ने दिया था, इसीलिए इस नंबर को इसको 6.02 × 10⁻23 जो नंबर है इसी को बोला जाता है एवोगाड्रोज नंबर, और जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Na से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Na से। सबसे पहले हम लोग मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर पढ़ते हैं। मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर का अगर बात किया जाए तो हम लोग बोल सकते हैं दी कलेक्शन ऑफ 6.02 × 10⁻, यहाँ पे 6.022 भी कोई लिखता है, 6.023 भी लिखता है, लेकिन कैलकुलेशन आसान हो जाए इसीलिए सिर्फ और सिर्फ 6.02 यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6.02 × 10⁻23 सिमिलर पार्टिकल्स। मोल को किसको कहते हैं? तो कितना? 6.02 × 10⁻23 सिमिलर पार्टिकल्स। एक वर्ड यहां पे आ रहा है सिमिलर। इस सिमिलर वर्ड कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे कहने का मतलब आप कहीं पे दुकान पे जाइएगा, बोलिएगा कि 1 दर्जन पेन रबर पेंसिल दे दीजिए, 1 दर्जन पेन रबर पेंसिल दे दीजिए। दुकानदार कंफ्यूज कर जाएगा क्या बोल रहा है, लेकिन आप जाके बोलिएगा कि 1 दर्जन पेंसिल दीजिए, तुरंत में देगा। 1 दर्जन रबर दीजिए, तुरंत में देगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी हम लोग यूज करेंगे तो सिमिलर पार्टिकल्स यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे एक ही में एटम्स और मॉलिक्यूल्स मिला नहीं सकते हैं, जब भी वो वर्ड यूज किया जाएगा तो एक ही जैसा। तो अगर पार्टिकल्स यूज करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ या तो एटम्स यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल्स यूज करेंगे, या सिर्फ और सिर्फ आयंस यूज करेंगे। हम लोग दो को मिक्स नहीं कर सकते, जैसे डजन में मिक्स नहीं कर सकते। जैसे ही जाते हैं दुकान पे तो बोलते हैं 1 डजन केला चाहिए, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक बोलना पड़ता है केला। तो डजन में वो क्लियर होना चाहिए कि वो क्या। उसी ढंग से यहाँ पे सिमिलर टाइप्स का पार्टिकल्स होना चाहिए, 2-3 पार्टिकल्स को मिक्स नहीं कर सकते हैं। अब देखिए जैसे इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर को। तो अगर हम लोगों से बोला जाता है क्या कि 60 बनाना, तो 60 बनाना का बात किया जाए तो कितना डजन बोलते हैं? तो तुरंत में बोलते हैं 5 डजन होता है। अगर यहीं पे बात किया जाए 12 बनाना का तो क्या बोलते हैं? 1 डजन। अगर बात किया जाए यहीं पे 6 बनाना तो बोलते हैं हाफ डजन। अगर बोला जाए 1 बनाना तो बोलते हैं 1/2 डजन। इसको बोलने में कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। उसी क्या किए हैं यहाँ पे वो सोचिए। जैसे ही ये 60 देखे हम लोगों से डजन बोला गया कि कितना डजन होता है, तो तुरंत में इसको 12 से डिवाइड किया। क्यों? क्योंकि 1 डजन में 12 होता है। 1 डजन = 12 सिमिलर पार्टिकल्स। तो अगर हम लोगों से अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ डजन निकालना है तो क्या करते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन
बाय 12 किए। वैसे ही जब भी हम लोगों से पूछे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन बाय, जैसे ये 1 डजन में इक्वल टू 12, वैसे 1 मोल इक्वल टू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। इस बात को समझिए कि जब भी हम लोगों से नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए पूछे तो हम लोग बोल सकते हैं कि जितना पार्टिकल्स गिवन होगा उसको डिवाइड करेंगे किससे, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 से। क्यों? क्योंकि 1 मोल इक्वल टू होता है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। अब अगर हम लोग से, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज आएगा, ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन बाय 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। जैसे एक क्वेश्चन पूछ दे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ moles of 6.02 into 10 to the power 25 atoms of सोडियम। सोडियम के 10 to the power 25 एटम्स में कितना मोल होगा? तो तुरंत में दिमाग में आना चाहिए क्या कि नंबर ऑफ मोल्स जैसे ही निकाला तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन, कितना पार्टिकल्स गिवन है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 25 बाय क्या, बाय 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। यही ना भी जैसे फॉर्मूला बताया, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो यही आएगा 10 टू द पावर 2, दैट मींस 100 आंसर। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 6.02 इंटू 10 टू द पावर, कुछ भी बोल दे, 10 टू द पावर 5 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम, तो तुरंत में यही फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का लगाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या, 6.02 इंटू कितना पार्टिकल्स गिवन है 10 टू द पावर 5 बाय 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इसी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये कैंसिल, इसको यहाँ पे कैंसिल करेंगे, ये आएगा यहाँ पे 10 टू द पावर 5 घटेगा तो 18, यही ऊपर जाके आ जाएगा 10 टू द पावर -18। समझ में आ रहा है? अब देखिए हम लोग दूसरा जो पढ़ेंगे वो मोल इन टर्म्स ऑफ मास। क्या पढ़ेंगे? मोल इन टर्म्स ऑफ मास। तो पढ़ते हैं हम लोग, टॉपिक दीजिए मोल इन टर्म्स ऑफ मास। देखिए मोल इन टर्म्स ऑफ मास, इसमें अब आप लोग को सबसे ज्यादा जो ध्यान देना होगा वो देखिए क्या ध्यान देना होगा। अभी एक हम बताए थे कि एक वर्ड होता है एटॉमिक मास। इस वर्ड को अच्छे से समझना होगा, जितना अच्छा से समझिएगा उतना अच्छा है। लेकिन इस टर्म को समझने के लिए एक बेसिक जानकारी आप लोग को होना चाहिए, किसका? आइसोटोप का। आइसोटोप किसको कहते हैं? जैसे कार्बन है तो कार्बन का ये 6, 12, 6, 13, 6, 14। अब देखिए ये तीनों जो एटम है वो कार्बन एलिमेंट का ही है, जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर क्या है? डिफरेंट है। इसी को हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं। क्या कि एक ही एलिमेंट का एटम हो लेकिन एटॉमिक नंबर तो सेम हो, बस मास नंबर डिफरेंट हो, उसी को क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर में, लेकिन अभी बस इतना डिफिनेशन पता होना चाहिए। क्या? द एटम ऑफ सेम एलिमेंट
हैविंग सेम क्या एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए और डिफरेंट क्या होना चाहिए मास नंबर, उसी को क्या कहते हैं आइसोटोप्स। अब देखिए मोल, मोल का वो जो पीछे था वो एक्चुअल डिफिनीशन नहीं था, वो मोल का एक कैलकुलेशन था कि द कलेक्शन ऑफ 6.02 into 10 to the power 23 सिमिलर पार्टिकल्स, उसको मोल कहते हैं। लेकिन मोल का अगर डिफिनीशन बोला जाए, मोल की डिफिनीशन को समझिए, पहले लिख देते हैं फिर समझाते हैं। ए मोल कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज इट contains same number of particles as number of atoms present in 12 gram of carbon 12 isotopes। अब समझिए इस बात को कि एक मोल में उतना ही पार्टिकल्स होता है। वो जो डिजिट लाया गया था ना 6.02 into 10 to the power 23, वो कहां से लाए थे उस चीज को समझिए। एक मोल में उतना ही पार्टिकल्स होता है जितना कि 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप। एक देखिए कार्बन 12 आइसोटोप ही क्यों लेते हैं, क्योंकि कार्बन 12 किसी ना किसी को रेफरेंस लेके लेते हैं। तो यहाँ पे रेफरेंस जो सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में वर्ड यूज होता है, मतलब जो यूज होता है एटम, वो कार्बन का ही यूज होता है। और भी इसका रीजन है वो हम आगे बताएंगे, लेकिन अभी बस समझिए कि कार्बन 12 के ही रिस्पेक्ट में लेते हैं। ये कौन सा आइसोटोप लेते हैं, कार्बन 12 आइसोटोप्स लेते हैं, ये चीज को ध्यान में रखना है। तो अब देखिए एक मोल में कितना पार्टिकल्स होता है 6.02 × 10⁻23। अब यहां से डिफिनेशन समझिए, एक मोल में हम उतना ही पार्टिकल्स होता है जितना कि 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप्स में नंबर ऑफ एटम्स होता है। अब बताइए कार्बन 12 आइसोटोप्स के 12 ग्राम में कितना एटम्स होता होगा, 6.02 into 10 to the power 23 एटम्स होता होगा। ये एक्सपेरिमेंटली निकाले और उसी नंबर को एक मोल कहे, उसी नंबर को क्या कहे एक मोल। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कि एक मोल में उतना ही एटम्स होता है, एक मोल में उतना ही एटम्स होता है जितना कि 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप्स में नंबर ऑफ एटम्स होता है। तो ये ध्यान रखना होगा कार्बन 12 आइसोटोप्स के 6.02 into 10 to the power 23 एटम्स इक्वल टू क्या होता है 12 ग्राम। क्या होता है 12 ग्राम। इस डिफिनीशन को, मोल के डिफिनीशन को अच्छा से समझिए। एक मोल में उतना ही पार्टिकल्स होता है जितना कि 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप्स में नंबर ऑफ एटम्स होता है। एक मोल में उतना ही पार्टिकल्स होता है जितना कि कार्बन 12 आइसोटोप्स के 12 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स होता है। अब देखिए हम लोग आते हैं एटॉमिक मास पे। किस पे, एटॉमिक मास पे। तो देखिए एटॉमिक मास, अब समझिए इस बात को, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास, जैसे हाइड्रोजन का बात करते हैं 1.008, ये क्या बतलाता है, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास यह बतलाता है कि वह कार्बन 12 आइसोटोप, हमेशा कार्बन 12 आइसोटोप्स को एज ए रेफरेंस लेते हैं। कार्बन 12 आइसोटोप्स के एक एटम के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। किसी भी एलिमेंट का, अच्छा से समझिए, स्टार्टिंग में पता लगेगा लेकिन एक दो बार सुनिए समझ में आ जाएगा। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास यह बतलाता है कि वह कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.008, यह बतला रहा है कि यह कार्बन 12 आइसोटोप
के एक एटम के 12वें भाग से 1.008 टाइम्स हैवियर है। जैसे क्लोरीन का बात किया जाए तो क्लोरीन का जो होता है वो 35.5 होता है अप्रॉक्सीमेट। तो ये 35.5 क्या बतला है? ये यह बतला रहा है कि क्लोरीन का जो एक एटम है वो कार्बन 12 आइसोटोप्स के एक एटम के 12वें भाग से 35.5 गुना भारी है। तो ये बोल सकते हैं एटॉमिक मास को इट टेल्स अस टू, ये बतलाता है कि हाउ मैनी टाइम्स एन एटम of the given element is heavier than 1/12 part of one atom of carbon 12 isotopes। जैसे बात किया जाए, एग्जांपल हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन का, तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1.008। इट टेल्स दैट it is 1.008 times heavier than one atom, 1/12 part of one atom of carbon 12 isotopes। अब बस ये ध्यान रखना है कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास यह बतलाता है कि वह कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। अब बताइए, मेरा वेट जैसे है कितना 75 केजी, किसी का वेट है 60 केजी, किसी का वेट है 50 केजी। तो ये जो सबके लास्ट में एक लगा हुआ है केजी, 60 केजी, 50 केजी, ये जो केजी है ये इसका क्या हुआ? यूनिट। उसी ढंग से यहाँ पे जब भी देखिएगा तो वो लास्ट में लगा हुआ है 1/12 पार्ट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। 1/12 पार्ट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, इसी को इसका क्या कहते हैं? यूनिट। क्या कहते हैं? यूनिट। अगर बात किया जाए एटॉमिक मास के यूनिट का तो उसको कहते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अगर इसका डिफिनीशन का बात किया जाए तो क्या डिफिनीशन होता है? 1/12 पार्ट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या किसको कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, AMU किसको कहते हैं, तो हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे the 1/12 part of one atom of carbon 12 isotopes। AMU का ही दूसरा नाम है यूनिफाइड यूनिट, जिसको U से डिनोट करते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि एटॉमिक मास के लास्ट में AMU लगता है। जैसे अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास पूछे तो एटॉमिक मास जो होता है हाइड्रोजन का वो होता है 1.008 AMU, या इसी को U भी बोल सकते हैं या कुछ नहीं। नॉर्मली हमेशा चूंकि AMU या U ही रहता है तो उसके लिए AMU या U यूज करते हैं, नहीं तो कुछ नहीं यूज करते। लेकिन ध्यान में ये रखना है कि इसका यूनिट क्या होता है? AMU। क्या यूनिट होता है? AMU। अगर बात किया जाए यहीं पे Cl का तो इसका जो मास होगा वो क्या होगा? 35.5 AMU। ये ध्यान रखना होगा। अब
इसका जो वैल्यू होता है एएमयू का वो फिक्स होता है। किसका? एएमयू का। ये जो बताए अभी जस्ट 1/12 पार्ट ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप्स, इसका वैल्यू फिक्स होता है। कितना? तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब बताइए, तो आप लोग बोल सकते हैं क्या 1 AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। लेकिन ये वैल्यू कहां से आया है वो समझिए। अभी जस्ट हम लोग बोले थे मास ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ C12 आइसोटोप्स इक्वल टू 12 ग्राम। ये अभी जस्ट हम लोग मोल के डिफिनेशन में देखे हैं, तो बोल सकते हैं मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप्स इज इक्वल टू 12/6.02 इंटू 10⁻23 ग्राम। तो अगर बात किया जाए यहीं पे किसका? AMU का, तो 1 AMU इक्वल टू क्या होता है? 1/12 पार्ट ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप्स, यही होता है ना 1/12 पार्ट। अब बताइए तो किसके इक्वल होता है? 1 AMU के इक्वल होता है। अब बताइए, तो हम लोग बोल सकते हैं 1 AMU इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, मतलब 1/12वां एटम का पार्ट मतलब क्या? उसका बस उतना मास। और किसका? 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। अब बताइए मास पार्ट बोलिए या मास बोलिए। मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 कितना निकाले हैं? 12/6.02 इंटू 10⁻23 ग्राम। इसी को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 12 कैंसिल होगा, तो ये जब ऊपर जाएगा 10⁻23 तो वो होता है 10⁻23/6.02 ग्राम। इसी को हम लोग लिख सकते हैं, जब इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.166 इंटू 10⁻23 ग्राम। अब इसको पिछले वीडियो में हम आप लोग को बता चुके साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए 1 डिजिट के बाद डेसिमल आता है, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। यही किसका वैल्यू आया? AMU का। तो ध्यान ये रखना है 1 AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। AMU किसको कहते हैं? 1/12 पार्ट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। अब कुछ फार्मूला इससे रिलेटेड देख लेते हैं। अगर हम लोगों से नंबर ऑफ मोल्स पूछे, उसका फार्मूला होगा गिवन मास। अगर मास ग्राम में हो कोई दिक्कत नहीं है, तो ग्राम एटॉमिक मास। अब बोलिएगा कि सर आप एटॉमिक मास बताए हैं, ग्राम एटॉमिक मास तो बता ही नहीं है। तो ध्यान रखना है कि when atomic mass is expressed in gram known as ग्राम एटॉमिक मास। कुछ नहीं, जब AMU के जगह पे सिर्फ और सिर्फ ग्राम लिख दे तो उसी को क्या कहेंगे? ग्राम एटॉमिक मास। AMU रहेगा तो एटॉमिक मास। जैसे हाइड्रोजन का बात किया जाए तो अगर 1.008 AMU लिखा हुआ रहे तो ये क्या हुआ? एटॉमिक मास। अगर लिखा हुआ रहे 1.008 ग्राम तो ये क्या हुआ? ग्राम एटॉमिक मास। और कोई दिक्कत नहीं है।
अगर यही फॉर्मूला में अगर देखिए बस आपको इतना ज्यादा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखना है, अप्रॉक्स में वैल्यू लिखना है। जैसे इसके लिए आप लोग 1 यूज कर सकते हैं। अब देखिए अगर आपसे आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा 1 से लेके 30 तक 1 to 30 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास याद रखने का 1 से 30 तक। उससे ऊपर जो यूज होगा वो आते जाएगा चैप्टर वाइज, हम बताते जाएंगे इसका याद रखना है, इसका याद रखना है, लेकिन 1 से लेके 30 तक तो याद हमेशा रखना ही। अब देखिए नंबर ऑफ मोल की जगह पे नंबर ऑफ एटम्स पूछ दे, तब क्या कीजिएगा, कुछ नहीं, गिवन मास अगर ग्राम में है बाय ग्राम एटॉमिक मास। अब मोल की जगह पे क्या लिखे हैं, एटम। एक मोल में कितना एटम, तो 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। अगर मोल निकल गया तो उससे एटम निकाला है तो बस 6.02 इंटू 10 पावर 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे और कुछ नहीं है। अगर यहीं पे हम लोगों से एक क्वेश्चन पूछ दे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम इन 460 ग्राम। 460 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, किसका, सोडियम का। तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे सोडियम का। तो कितना, गिवन मास कितना है 460 ग्राम बाय क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास। तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है। अब उसको ग्राम में कैलकुलेट करना है तो ग्राम लगा दिए। तो अब यही कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 10। लेकिन ये जो 10 आया वो क्या निकला, नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ हम लोग से पूछ रहा है एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू क्या होगा, तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू होगा 10 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। यही क्या निकला, नंबर ऑफ एटम्स। अगर हम लोगों से पूछा जाए, बात किया जाए कहीं पे भी कि मॉलिक्यूल्स के केस में क्या होता है, तो मॉलिक्यूल्स के भी केस में सिर्फ और सिर्फ यही है। अच्छा एक चीज बताइए, हम लोग एटॉमिक मास का जो पढ़े थे, अभी डिफिनीशन क्या पढ़े थे एटॉमिक मास का, कि किसी भी एलिमेंट का जो एटम होता है वो क्या बतलाता है, वो जब एटॉमिक मास के केस में कि वो कितना गुना भारी है, किससे, कार्बन 12 आइसोटोप्स के एक एटम के 12वें भाग से। यही बताया था ना। उसी ढंग से अगर बात किया जाए मॉलिक्यूलर मास का, तो मॉलिक्यूलर मास के केस में क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास के भी केस में बस यही बोलेंगे कि किसी मॉलिक्यूलर मास के केस में यही बोलेंगे कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए molecules tells as to how many times a molecules is heavier than 1/12th part of one atom of कार्बन 12 आइसोटोप्स। बस यही बताएगा कि वह कार्बन 12 आइसोटोप्स के एक एटम के 12वें भाग से कितना गुना भारी है, और कुछ नहीं। सेम चीज वही है, बस यहाँ पे एटम्स का बात था, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का बात है। जैसे अगर बोल दे H2O दिया हुआ, इसका मॉलिक्यूलर मास, ऐसे मॉलिक्यूलर मास के लिए एक अलग से वीडियो बना दिए हैं, प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर H2O का बात किया जाए मॉलिक्यूलर मास का, तो H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो ध्यान रखना होगा हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो अप्रॉक्स में लेना है 16। तो क्या होगा 1 इंटू, यहाँ पे 2 एटम है
तो 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू एक एटम है 1, यही आएगा कितना 18। तो ये जो 18 आएगा वो क्या आएगा AMU। क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूलर मास का बात कर रहे हैं तो वो 18 AMU आएगा। यही अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास का बात करेंगे, ये क्या है मॉलिक्यूलर मास। अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास का बात करेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास का बात करेंगे तो वो कितना होगा, तो वो होगा 18 ग्राम। मतलब समझिए when molecular mass is expressed in ग्राम, बस मॉलिक्यूलर मास को किस में एक्सप्रेस कर दिया जाए ग्राम में, तो उसी को क्या कहते हैं नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एक वर्ड होता है फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास किसके केस में आता है, जब आयनिक कंपाउंड हो उसके केस में फॉर्मूला मास, जैसे NaCl हो। NaCl जो है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है Na प्लस Cl माइनस। तो ये हम लोग 4th चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ेंगे कि किसको आयनिक कंपाउंड कहते हैं। अभी बस इतना ध्यान रखिए आयनिक कंपाउंड के केस में फॉर्मूला मास बोलते हैं। अब देखिए हम जो देख रहे हैं तो जो फॉर्मूला भी एटॉमिक मास के लिए देखे थे वैसा ही सेम फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास के लिए भी चलेगा नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने के लिए। तो जैसे देखिए अभी जस्ट हम लोग यहां पे निकाल रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स, इससे तीनों चीज निकालेंगे नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स। अगर नंबर ऑफ मोल्स का बात किया जाए तो क्या करेंगे, गिवन मास किस चीज में ग्राम में बाय ग्राम मॉलिक्यूलर। अभी देखिए जो पिछला वीडियो बनाया है उसमें सब कुछ बताया है, मॉलिक्यूलर मास मोलर मास की क्या कहते हैं। मॉलिक्यूलर मास का जो अलग से वीडियो है तो उस वीडियो को देख सकते हैं, डिटेल्स में आपका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए आ जाएगा, सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब ये नंबर ऑफ मोल्स एक ये फॉर्मूला हुआ, दूसरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ यहीं पे मॉलिक्यूल्स पूछ दे तो क्या करेंगे, गिवन मास बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास इनटू, अब बताइए मोल के जगह पे क्या है मॉलिक्यूल्स, एक मोल में कितना मॉलिक्यूल्स 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। अगर यहीं पे पूछ दे नंबर ऑफ एटम्स, कोई मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है और पूछ दे नंबर ऑफ एटम्स तो क्या करेंगे, तो ये तो सब लिखेंगे ही, बस इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे उस मॉलिक्यूल्स में जो नंबर ऑफ एटम्स है। जैसे H2O का बात करेंगे तो H2O में कितना नंबर ऑफ एटम्स है 2 1 3, तो बस और बस इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और कुछ अलग नहीं करेंगे, बस यही करना है। तो इसके केस में लिख सकते हैं गिवन मास बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास इंटू 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन गिवन मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स दिया गया उसमें कितना एटम्स है। अब एक आप लोगों को क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन ये बोल रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 1960 ग्राम ऑफ H2SO4। H2SO4 के 1960 ग्राम में कितना नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो इसके केस में
जो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे वो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या पता है? गिवन मास किसमें ग्राम में बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास कितना है? 1960 ग्राम। अब H2SO4, तो बताइए H2SO4 का कितना होगा मॉलिक्यूलर मास? तो हाइड्रोजन का 2 एटम है, 2 इंटू हाइड्रोजन का होता है एटॉमिक मास 1, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का जो होता है वो 16 होता है। तो 2 इंटू 1 प्लस सल्फर का कितना एटम है? 1, तो 1 इंटू 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना एटम है? 4, तो 4 इंटू 16, यही आएगा 98। तो कितना हुआ? 98 ग्राम। अब इसको डिवाइड करेंगे तो यही आएगा 20। नंबर ऑफ मोल्स निकल गया 20। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का बात किया जाए तो उसके केस में क्या देखें कि नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 6.02 इंटू 10⁻23। अगर यहीं पे हम लोग से पूछा क्या है? नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा? 20 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। अब बताइए क्या किससे मल्टीप्लाई करना है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन गिवन मॉलिक्यूल्स। अब H2SO4 में कितना एटम्स है? 2, एक 3 और 4, 7। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? बस 7 से, और कुछ नहीं है। अब हम लोग अगला जो पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। देखिए मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम के केस में क्या करते हैं? कुछ नहीं है, ये भी बहुत ही आसान है। जैसे ये दोनों आसान था वैसे ही आसान है। मोल को झूठ मूठ में बहुत हार्ड है, ये है वो, कुछ नहीं, आसानी से समझिएगा, बहुत आसान है। तो हम लोग तीसरा जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम के टर्म में। तो सबसे पहला एक वर्ड आता है मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम को डिफाइन करने के लिए समझिए, पहले एक एक टर्म को समझाएंगे तब जाके मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम पे पहुंचेंगे। एकदम आसान है। मोलर वर्ड का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, मोलर मीन्स 1 मोल। मोलर का मतलब कितना? 1 मोल। तो हम लोग बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ, ये चीज ध्यान रखना होगा, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम जो चलता है वो सिर्फ और सिर्फ गैसियस स्पेसीज के लिए चलता है। किसके लिए चलता है? गैसियस स्पेसीज के लिए चलता है। एक चीज ये, पहला पॉइंट क्या हुआ? मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम जो चलता है वो सिर्फ और सिर्फ गैसियस स्पेसीज के लिए चलता है। एक टर्म और, इसके केस में एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाला गया है, उस वैल्यू का भी बात करेंगे। अभी बस समझ लीजिए 22.4 लीटर, वो क्या होता है वो भी हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। पहले यहाँ पे मोलर वॉल्यूम पे आते हैं। तो मोलर वॉल्यूम ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए चलेगा? गैस के लिए। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स नोन एज मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम 1 मोल गैसियस मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो ऑक्यूपाई किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? मोलर वॉल्यूम। उसी को क्या कहते हैं? मोलर वॉल्यूम। इसमें एक और टर्म है, क्या? स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब समझिए, इक्वली फॉर ऑल। मीन्स इक्वली फॉर ऑल। अब देखिए बस यही कहा गया है। तो ये क्या कहा गया है कि स्टैंडर्ड कंडीशन पे, स्टैंडर्ड कंडीशन पे किसी भी गैस के द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया जाता है वो इक्वल वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया जाता है। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या रखा है? तो स्टैंडर्ड कंडीशन जो रखा है वो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन
और प्रेशर जो है वो 1 atm है। जब ये कंडीशन रखते हैं ना तो किसी भी गैस के द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया जाता है वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया जाता है किसी भी गैस के द्वारा। कब? जब स्टैंडर्ड कंडीशन रखे, दैट मींस टेम्परेचर 273.15 केल्विन और प्रेशर 1 atm, प्रेशर 1 atm। इसी को कहते हैं STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, या NTP, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो कि कितना देते हैं 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 1 atm, प्रेशर 1 atm। अब देखिए इस दौरान जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है कितना 22.4 लीटर, कहीं कहीं पे बताया जाता है 22.7 लीटर। ये कब बताया जाता है? जब प्रेशर 1 atm की जगह पे 1 बार ले लेते हैं, लेकिन ये यूज मत कीजिएगा, आप लोग बस यूज करना है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। तो अब बताइए स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम occupied by 1 mole of any gas, कोई भी गैस हो दुनिया का, any gas, कहां? at STP और NTP is equal to, ये हमेशा इक्वल होगा किसके? 22.4 लीटर, या इसी को बोल सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंटली ये वैल्यू कैलकुलेट किया गया है कि इतना पे इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता ही है, 22,400 ml, या इसी को बोल सकते हैं 22,400 cc। ये आप लोग को ध्यान रखना होगा क्या कि किसी भी गैस के द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया जाता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर पे वो कितना 22.4 लीटर। अब बताइए आप लोग कि Cl2 या CO2 कोई भी गैस ले लें, उसके द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया जाएगा STP पे या NTP पे वो कितना किया जाएगा? जैसे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय Cl2 गैस एट STP और NTP इक्वल टू 22.4 लीटर। वॉल्यूम 1 मोल कर देते हैं, 1 मोल, ताकि मोलर वॉल्यूम अभी जस्ट पढ़े। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ CO2 गैस, कहां पे? एट STP और NTP पे कितना 22.4 लीटर। अब बताइए वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 मोल ऑफ CO2 गैस एट STP और NTP इक्वल टू 2 इंटू 22.4 लीटर। 1 मोल के द्वारा इतना तो 2 मोल के द्वारा उसका दुगना, तो बोल सकते हैं क्या? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एनी गैस, किसी भी गैस के द्वारा, कहां? एट STP और NTP पे कितना? इक्वल टू क्या? तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, यही है ना 2, नंबर ऑफ मोल्स, ये 2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 5 मोल के लिए लेंगे तो 5 यहां लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4 लीटर। यही आया नया फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि नंबर ऑफ moles equal to volume occupied by any gas at STP और NTP। देखिए क्या किए हैं, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए ये यही रखें, इसको किससे डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर से।
अगर ml में यूज करेंगे यहाँ 22,400 ml। अब क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ होगा वैसा हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम लोग इसको मिटा रहे हैं। अब हम लोग 3 फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए देखें। क्या क्या देखें तो ध्यान देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या क्या देखें तो सबसे पहले देखें नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन बाय 6.02 into 10 to the power 23। दूसरा क्या देखें, दूसरा हम लोग ये देखें गिवन मास इन ग्राम में होना चाहिए। किसमें? ग्राम में। नीचे अगर एटम है तो एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल्स है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और तीसरा क्या देखे, ये सिर्फ और सिर्फ गैस के केस में अप्लाई होता है, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट एसटीपी और एनटीपी बाय 22.4 लीटर। यही हम लोग देखें। अब आप लोग को ध्यान ये रखना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर दिया हुआ है तो उसके हेल्प से ये कैलकुलेट कर सकते हैं, एक दूसरे के हेल्प से सबको कैलकुलेट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कहीं पे गिवन मास दे दिया, गिवन मास दे दिया तो उसके हेल्प से हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके हेल्प से नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम लोग को मास निकालना हो और नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिया है तो उसके हेल्प से नंबर ऑफ गिवन मास भी हम लोग उसका निकाल सकते हैं। यही था सेकेंड पार्ट। अब हम लोग थर्ड पार्ट में डिफरेंट टाइप्स का देखेंगे। एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, ये सब हम लोग थर्ड पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।